नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम पांडु वंश के बारे में देख रहे हैं, जो कि एक क्षेत्रीय राजवंश है और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए दोस्तों, आगे और कुछ अन्य जानकारियां हैं इस वंश के बारे में, उसको हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, पांडु वंश के जो प्रमुख शासक हुए, उन्होंने जो भी मंदिर बनाए हैं उनकी विस्तृत सूची और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पांडु वंश का प्रथम शासक, जिनका नाम था उदयन, इन्होंने 6वीं सदी की प्रारंभिक वर्षों में शासन किया और इन्होंने कालिंजर स्थित भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया है। कालिंजर शिलालेखों में इसका उल्लेख है और शिव मंदिर का निर्माण पांडु वंश की स्थापना के शुरुआती स्थापत्य कार्य का यह प्रमाण देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं इंद्रबल। इंद्रबल ने 6वीं सदी के मध्य के वर्षों में शासन किया और इन्होंने सिरपुर या श्रीपुर में कई मंदिर बनाए। सबसे पहले तो इन्होंने सिरपुर को राजधानी बनाया और अनेक शिव और विष्णु मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए। साथ ही सिरपुर का विकास इन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया। उसके बाद आते हैं ईशान देव। इंद्रबल के पुत्र ईशान देव, इन्होंने भी 6वीं सदी के मध्य के वर्षों में शासन किया और इन्होंने खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यह जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है दोस्तों, यह भगवान शिव को समर्पित है और पांडु वास्तुकला की उत्कृष्टता को दिखाता है और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का शैव धर्म के प्रति एक धार्मिक महत्व भी यहाँ पे झलकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में ये है। इसके बाद आगे देखते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी, लगभग 60 वर्षों का था। इनके शासनकाल में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बनाया गया, जो लाल ईंटों से बना है और यह एक विष्णु मंदिर है। साथ ही अनेक शिव मंदिर, विष्णु और बौद्ध मठ और जैन बौद्ध विहार और जैन मंदिर का भी इनके शासनकाल में निर्माण हुआ। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल है वह छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल है और यह छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल के प्रमुख शासक हुए और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश इन्होंने दिया। सिरपुर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया और इसके शासनकाल में लगभग 22 शिव मंदिर, 10 बौद्ध विहार और 4 विष्णु मंदिर तथा 3 जैन मंदिर बनवाए गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा इनका। फिर आगे देखते हैं महाशिवगुप्त उदित। तो बालार्जुन के बाद महाशिवगुप्त उदित जो है वह सत्ता में आए पांडुवंश से और सिरपुर तथा आसपास के मंदिरों का संरक्षण एवं विस्तार का कार्य उन्होंने किया। पिता के कार्य को आगे बढ़ाया, बालार्जुन के कार्य को आगे बढ़ाया और स्थापत्य कला का इन्होंने संवर्धन किया। इसके बाद आखिरी जो शासक है, जिसका नाम है शिवनंदी, ये महाशिवगुप्त उदित के बाद अर्थात बालार्जुन के पश्चात आए। तो उदित के बाद शिवनंदी आए। तो यहाँ पे उदित को भी बालार्जुन के बाद दिखा दिया गया है, मतलब इन दोनों में विरोधाभास है। ठीक है, हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि शिवनंदी सबसे आखिर में आए। तो वैष्णव मंदिरों का निर्माण और संरक्षण इन्होंने भी किया
और वैष्णव धर्म के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया और धार्मिक संरचनाओं का इन्होंने संरक्षण किया। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब प्रमुख मंदिर और उनका जो स्थापत्य कला है, उनका जो बनावट है, किस तरह से बना है, उनका विशेषता क्या है, इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो प्रमुख मंदिर एवं स्थापत्य के उदाहरण में लक्ष्मण मंदिर सिरपुर प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित है ये, और इसकी जो संरचना है वह गुंबद की आकार की जो शिखर है एवं बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है इसमें। उसके बाद खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर देखते हैं, तो इसमें शिवलिंग है और शिवलिंग के जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पांडुवंशी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। सिरपुर के बौद्ध विहार को अगर देखें तो बौद्ध धर्म का ये व्यवहारिक केंद्र था। यहाँ पे आपको अनेक भित्ति चित्र अर्थात दीवार में अंकित चित्र और स्तूप देखने को मिल जाएंगे, बौद्ध स्तूप को। और भी बहुत सारे मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और अनेक विविध धार्मिक केंद्र हैं जो जैन और बौद्ध धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों का निर्माण भी किया गया है और इनसे पता चलता है कि ये धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल है। ठीक है। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों कि पांडुवंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को गहराई से संवारा। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों और विहारों ने क्षेत्र को धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य कला के स्वर्ण युग तक पहुंचाया। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल विशेष रूप से मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें सभी प्रमुख धर्मों के लिए समर्पित मंदिर शामिल हैं। तो इस सूची से छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में पांडुवंश के स्थापत्य योगदान की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। तो पांडुवंश के स्वर्णकाल में छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित मुद्राओं के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस युग की मुद्राएं मुख्यतः या तो तांबे की होती थी और कभी कभी चांदी की प्रचलित थी। इन मुद्राओं पर अक्सर शासकों के नाम लिखे होते थे, उनका राजकीय प्रतीक होता था और धार्मिक चिन्ह अंकित होते थे। तो ये तीन चीज़ें प्रमुख रूप से उनकी मुद्राओं में अंकित होते थे, जो उनकी वैधता और राजकीय नियंत्रण का प्रतीक थे। अर्थात उनका नियंत्रण कहाँ तक है ये हमें समझ आ जाता था। जहाँ तक ये सिक्के चलते थे या मुद्राएं चलती थी, वहाँ तक उनका नियंत्रण था। चलिए आगे देखते हैं मुद्राओं के मुख्य प्रकार और उनका विवरण। पहला है तांबे के सिक्के। आमतौर पर तांबे के बने सिक्के बाजार और दैनिक लेन देन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। तो दैनिक लेन देन के रूप में यहाँ पे तांबे का सिक्का का प्रयोग किया जाता था। इन सिक्कों पर शासक का प्रतीक चिन्ह, देवताओं के चित्र या धार्मिक निशान अंकित होते थे। तांबे के सिक्कों का वजन और आकार विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग था। अब चलते हैं चांदी के सिक्कों की तरफ। चांदी के सिक्के का प्रयोग प्रमुख रूप से दान या कर भुगतान और बड़े व्यापारिक लेन देन में होता था। ठीक है। तो दैनिक जीवन में तांबे का और दान धर्म के लिए या कर भुगतान के लिए या किसी बड़े व्यापारिक लेन देन में चांदी के सिक्के का प्रयोग करते थे। ये सिक्के अधिक मूल्यवान होते थे तांबे से और इन पर शासकों के नाम और कुछ मामलों में पौराणिक चित्र अंकित होते थे। तो ये हमने दो मुद्राएं जान ली और आगे देखते हैं वैदिक और स्थानीय प्रतीक। तो सिक्कों पर वैदिक और स्थानीय प्रतीक अक्सर जैसे सूर्य, चंद्रमा, देवता, डमरू, त्रिशूल जैसे धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे, जो कि पांडुवंश के धर्म और राजनीतिक पहचान को दर्शाते हैं।
ठीक है, क्योंकि पांडु वंश के जो शासक हुए वो शैव भी हुए और वैष्णव भी हुए। कुछ सिक्के स्थानीय अभिलेखों के अनुसार राजा के व्यक्तित्व और वंश की महत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। अब तो हमें पता चल गया कि मुद्राएं किस प्रकार की थी। तो मुद्राओं के प्रयोग का महत्व क्या था? आर्थिक स्थिरता और व्यापार के सुचारू संचालन के लिए मुद्राएं बहुत आवश्यक थी और मुद्राओं के माध्यम से शासक राज्य की वैधता और प्रभुत्व का संप्रेषण करते थे। करों की वसूली और प्रशासनिक खर्चों के लिए मुद्रा प्रणाली का सुव्यवस्थित होना बहुत ही जरूरी था। इस कारण मुद्राएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। तो निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों कि पांडु वंश के युग में तांबे और चांदी के सिक्के प्रमुख मुद्राएं थी, जिनमें धार्मिक और राजकीय चिन्ह अंकित होते थे। ठीक है, ये मुद्राएं धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व और धार्मिक समृद्धि का भी प्रतीक थे। उनकी निर्मित और प्रचलन एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत देता है। इस युग की मुद्राओं का विस्तार और विशिष्टताओं पर स्थानीय अभिलेख, ताम्रपत्र और पुरातात्विक खोजों से अधिक जानकारी मिलती है, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। तो पांडुवंश के स्वर्ण काल में लगभग 6वीं-7वीं सदी में प्रचलित मुद्राएं मुख्यतः तांबे और चांदी की होती थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जान लिया कि ये मुद्राएं दो प्रकार की मुद्राएं थी, चांदी की और तांबे की, और दोनों चलती थी। और इन सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, डमरू, त्रिशूल आदि धार्मिक चिन्हों का प्रयोग के साथ साथ शासक का नाम और साथ साथ वंश का उल्लेख भी होता था। ठीक है, तो जो कि आर्थिक स्थिरता के साथ साथ राजनीतिक वैधता को दर्शाते थे। इस मुद्रा प्रणाली ने पांडु वंश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया और स्थानीय अभिलेखों एवं पुरातात्विक खोजों से इसकी पुष्टि होती है। अब देखते हैं दोस्तों, पांडु वंश के शासनकाल के दौरान कर व्यवस्था के रूप में कौन कौन से अधिकारी आते थे। तो कर व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के नाम और उनका चयन इस प्रकार था। पहला सबसे प्रमुख होता था राजा। राजा को सम्राट, महाराज, प्रतापी आदि उपाधि से नवाजा जाता था, उनका नाम लिया जाता था और यह सर्वोच्च शासक था। उसके बाद में इससे छोटा होता था मुख्यमंत्री। इसको महत प्रधान या परिषद सदस्य भी कहा जाता था और यह मुख्यमंत्री जो होता था, महत प्रधान या परिषद सदस्य, जो राजा के निकट सलाहकार और प्रशासन का प्रमुख होता था। मुख्यतः मुख्यमंत्री ही प्रशासन को संभालने का काम करता था। मुख्यमंत्री के नीचे राजस्व अधिकारी होते थे और इन्हें स्थानीय भाषा में राजस्व अधिपति कहते थे या इसको कराधान अधिकारी के नाम से जाना जाता था। तो ये क्षेत्रीय कर संग्रहण की व्यवस्था की देखभाल किया करते थे। उसके बाद इसके नीचे होते थे स्थानीय कर संग्रहक, अर्थात जिसे मंडलाधिकारी या ग्राम अधिकारी कहते थे। इन्हें नायक, पटवारी, ग्राम स्वामी इत्यादि नामों से जाना जाता था, जो स्थानीय स्तर पर कर वसूली की जिम्मेदारी को संभालते थे। उसके बाद स्थानीय कर संग्राहक के नीचे होता था अंश अधिकारी या उप अधिकारी। ये अधिकारी राजस्व अधिकारी के अधीन काम करते थे और विशेष करों का प्रबंधन करते थे। ये स्थानीय कर का रिकॉर्ड रखते थे, बही खाता, रिकॉर्ड, लेखा जो है वो रखते थे। फिर उसके बाद देखते हैं लेखापाल। इसके नीचे होता था लेखपाल। तो भूमि और कर अभिलेखों का रख रखाव ये करते थे और ये गांव या क्षेत्र के लेखपाल कहलाते थे।
फिर सबसे नीचे थे कर वसूली कर्मचारी, इन्हें अनुचर, मजूर या सहायक कर्मचारी कहा जाता था। ठीक, तो इन्हें याद रखेंगे, अनुचर, मजूर या सहायक कर्मचारी, कर वसूली कर्मचारी को, जो कर वसूली का कार्य करते थे। अब देख लेते हैं अधिकारियों की चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों, जो राजा होता था उसका तो जन्म सिद्ध वो शासक होते थे। सामान्यतः वंश अनुक्रम के द्वारा वे राजा के पद को प्राप्त करते थे। मुख्यमंत्री का अगर नियुक्ति की बात है तो राज परिवार और कुलीन परिवारों से मुख्यमंत्री चुने जाते थे। जिनके पास प्रशासनिक ज्ञान और अनुभव होता था उन्हें ये मुख्यमंत्री बनाते थे। राजस्व अधिकारी की बात आती थी तो राजा की नियुक्ति, राजा लोग इनको नियुक्त करते थे राजस्व अधिकारी को। अक्सर अधिकारियों का चयन योग्यता, अनुभव तथा प्रशासनिक क्षमता के आधार पर किया जाता था। कभी कभी वंशगति के संक्रमणों के कारण पारिवारिक नियुक्ति भी कर दी जाती थी। फिर स्थानीय कर संग्राहक एवं उप अधिकारी का गठन, उसका चयन कैसे किया जाता है, तो स्थानीय जानकारों, प्रभावशाली परिवारों या वर्गों से ये नियुक्त होते थे जो जन सामान्य में विश्वास और प्रभाव रखते थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अधिकारी बनाया जा रहा है वो सामान्य लोगों से नहीं बनाया जा रहा है, पूंजीपति लोग थे उन्हीं से बनाया जा रहा है, ये आपने गौर किया होगा। लेखपाल एवं सहायक कर्मचारी कैसे नियुक्त करते थे? ये पद सामान्यतः ग्राम स्तर पर निवासरत लोगों या शिक्षित वर्ग के बीच से चयन उनका किया जाता था। तो सबसे निचले दर्जे में लेखपाल एवं सहायक कर्मचारी लोग रहते थे। अधिकारी बनते समय प्रशिक्षण, पंक्ति कर व्यवस्था, राजा या मंत्री के समीप रहने से अनुभव प्राप्त करना भी आवश्यक था और नियुक्ति राजा की मंजूरी से होती थी और नियमित रूप से कार्य क्षमता के अनुसार उनका संचालन और जवाबदेही सुनिश्चित होती थी। में प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम के अंतर्गत स्थानीय सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से जुड़ी हुई थी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों कि पांडु वंश के स्वर्ण काल के कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या हुए, अर्थात छत्तीसगढ़ में पांडु वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा गया, इन चीज़ों को हम जानेंगे और साथ ही अन्य जानकारियाँ भी, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज इतना ही देखते हैं। तो अगर आपको यह थोड़ा सा भी प्रेरणास्पद लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।